आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। जी। ये है भारतीय रेलवे कर्मचारियों का भविष्य निधि, हम्म। उनका प्रोविडेंट फंड। जी। और खास तौर पर हम देखेंगे अध्याय 9 के नियम। जी हाँ, ये नियम काफी अहम है हमारे पास इन नियमों का एक सार है, नियम 901 से लेकर 946 तक। और कुछ सवाल जवाब भी हैं साथ में। हाँ, वो समझने में मदद करेंगे। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन नियमों को थोड़ा आसान बनाया जाए, है ना? बिल्कुल। जैसे कि कौन सदस्य बन सकता है रेलवे पीएफ्स का, पैसा कैसे कटता है, कितना कटता है, हम्म। क्या इसे बीच में निकाल सकते हैं, और कितना सुरक्षित है ये पैसा। चलिए इसी पर बात करते हैं आज। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक, हम्म। ये नियम कहलाते क्या हैं? देखिए, इनका आधिकारिक नाम है स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड रूल्स। नियम 901 यही कहता है। ओके, स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड रूल्स। और ये लागू किस पर होते हैं? ये मुख्य रूप से रेलवे के स्थायी यानी परमानेंट कर्मचारियों पर लागू होते हैं और कुछ खास तरह के अस्थायी कर्मचारियों पर भी। अच्छा। हाँ, पर उन पर नहीं जो शायद किसी दूसरे पीएफ एक्ट जैसे ईपीएफ एक्ट के दायरे में आते हो। और नियम 903 में शायद पात्रता की और भी डिटेल है। जी हाँ, नियम 903 साफ करता है कि स्थायी, अर्धस्थायी और कुछ अस्थायी कर्मचारी पात्र हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कुछ अपवाद भी हैं। जैसे कि कौन शामिल नहीं है इसमें? जैसे कि आकस्मिक मजदूर मतलब कैजुअल लेबर जो होते हैं, वो आमतौर पर इसके दायरे में नहीं आते। ठीक है। और एक और चीज, नॉमिनेशन, वो कब करना होता है? नॉमिनेशन तो बहुत जरूरी है। नियम 904 कहता है कि ये नियुक्ति के समय या फिर जब पहली बार पीएफ कटना शुरू हो उससे पहले दर्ज करवाना अनिवार्य है। अनिवार्य? क्यों इतना जोर है इस पे? देखिए, ये इसलिए जरूरी है कि अगर भगवान ना करे कर्मचारी के साथ कुछ हो जाए तो उनका जमा पैसा सही व्यक्ति तक आसानी से पहुंच सके, मतलब उनके नॉमिनी तक। वरना दिक्कत हो सकती है। हाँ, अगर नॉमिनेशन नहीं है तो फिर क्लेम प्रोसेस काफी लंबा खिंच सकता है, कानूनी दांवपेच में फंस सकता है। ये एक तरह से अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सही बात है। अच्छा, अब आते हैं योगदान पर, मतलब पैसा कटने पर। क्या ये जरूरी है कटवाना? बिल्कुल जरूरी है। नियम 905 साफ कहता है हर पात्र कर्मचारी के लिए अंशदान यानी सब्सक्रिप्शन अनिवार्य है। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो सेवा की शर्त है। सेवा की शर्त, ओके। हाँ, इससे ये पक्का होता है कि कर्मचारी नियमित रूप से बचत कर रहा है, चाहे अनजाने में ही सही। और ये कटता कितना है? कोई फिक्स्ड रेट है? हाँ, एक तय दर होती है। ये कर्मचारी के मूल वेतन यानी बेसिक पे का एक निश्चित प्रतिशत होता है। और ये प्रतिशत कौन तय करता है? ये भारत सरकार समय समय पर तय करती है। दर बदल सकती है। अच्छा, लेकिन क्या कोई ऊपरी सीमा भी है कि बस इतना ही कटवा सकते हैं? हाँ, एक सीमा है। नियम 909 में जिक्र है कि कर्मचारी अपने वेतन का अधिकतम 1/3 हिस्सा ही पीएफ में जमा कर सकता है। 1/3? इंटरेस्टिंग। ये क्यों? शायद संतुलन बनाने के लिए, मतलब भविष्य की बचत भी हो और हाथ में इतना पैसा भी आए कि मौजूदा खर्चे चल सके। बहुत ज्यादा कट जाएगा तो भी मुश्किल है ना। हाँ, बात तो सही है। अच्छा, मान लीजिए किसी का प्रमोशन हुआ, सैलरी बढ़ी, तो क्या पीएफ का पैसा कटना भी अपने आप बढ़ जाएगा? जी हाँ, सिस्टम ऐसा ही है। नियम 9110 ये सुनिश्चित करता है जैसे ही वेतन बदलेगा पीएफ कटौती भी उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। ऑटोमेटिकली? हाँ, ऑटोमेटिकली, ताकि बचत भी साथ साथ बढ़ती रहे। ये तो ठीक है। लेकिन अगर कोई छुट्टी पे है और सैलरी नहीं मिल रही, मतलब लीव विदाउट पे? हाँ, उस केस में नियम 912 थोड़ी सहूलियत देता है। बिना वेतन के अवकाश के दौरान पीएफ कटवाना वैकल्पिक है, मतलब कर्मचारी चाहे तो न कटवाए। जाहिर है, जब वेतन ही नहीं तो कटौती कहाँ से होगी? बिल्कुल, लेकिन हाँ, अगर वेतन मिल रहा है छुट्टी के दौरान जैसे लीव विथ पे, तब कटौती सामान्य रूप से होती रहेगी। ठीक है। और वो रनिंग स्टाफ का कुछ अलग होता है, सुना है, ड्राइवर, गार्ड वगैरह। हाँ, उनके लिए नियम 913 में खास प्रावधान है। उनके वेतन में रनिंग अलाउंस भी होता है ना। हाँ। तो उनके पीएफ की गणना में मूल वेतन के साथ साथ रनिंग अलाउंस का भी एक हिस्सा शामिल किया जाता है। अच्छा, तो उनका योगदान थोड़ा ज्यादा हो सकता है। हाँ, उनके वेतन स्ट्रक्चर को देखते हुए ये किया गया है। एक और चीज, क्या कोई अपनी मर्जी से, मतलब जो कट रहा है उससे ज्यादा भी जमा कर सकता है? वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन? जी हाँ, बिल्कुल। नियम 939 इसकी इजाजत देता है। अगर कोई कर्मचारी चाहता है कि वो अपने अनिवार्य योगदान से ज्यादा बचत करे तो वो स्वेच्छा से अतिरिक्त पैसा जमा कर सकता है। ये तो अच्छी बात है, ज्यादा बचत का ऑप्शन। हाँ, ये लचीलापन देता है। एक बहुत जरूरी बात हमारे नोट्स में थी कि रेलवे इसमें अपनी तरफ से कोई पैसा नहीं मिलाती, मतलब मैचिंग कंट्रीब्यूशन नहीं होता। आपने बिल्कुल सही नोट किया। ये स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड की एक खास बात है। नियम 933 में शायद ये निहित है। इसमें नियोक्ता
यानी रेल प्रशासन का कोई मैचिंग योगदान नहीं होता। तो ये पूरा पैसा हाँ, ये पूरी तरह से कर्मचारी की अपनी बचत और उस पर मिलने वाला ब्याज है। कई दूसरी योजनाओं में, जैसे प्राइवेट सेक्टर में, एम्प्लॉयर भी पैसा डालता है, पर यहाँ नहीं। अच्छा, तो फिर ये पैसा बढ़ता कैसे? सिर्फ ब्याज से? जी, मुख्य रूप से ब्याज से ही बढ़ता है। और ब्याज की दर वो कौन तय करता है और कब मिलता है? ब्याज की दर नियम 914 के अनुसार भारत सरकार हर साल तय करती है और ये ब्याज साल के आखिर में खाते में जोड़ दिया जाता है। हर साल जुड़ता है ब्याज? हाँ, सालाना कंपाउंड होता है। और कर्मचारी को पता कैसे चलता है कि खाते में क्या चल रहा है, कितना पैसा है, कितना ब्याज मिला? उसके लिए भी व्यवस्था है। नियम 915 कहता है कि रेलवे प्रशासन हर कर्मचारी का खाता मेंटेन करेगा और साल में एक बार कर्मचारी को एक एनुअल स्टेटमेंट भेजा जाएगा। खाते का पूरा विवरण? हाँ, जिसमें सारी डिटेल होगी, कितना कटा, कितना ब्याज मिला, कुल कितना बैलेंस है, पूरी पारदर्शिता। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, पैसा निकालना, एडवांस या विड्रॉल। क्या रिटायरमेंट से पहले पैसा निकाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं और ये बहुत जरूरी प्रावधान है। किन सूरतों में? नियम 916 कुछ खास मकसदों के लिए पीएफ से आंशिक निकासी मतलब पार्ट विड्रॉल या फिर एडवांस यानी एक तरह का लोन निकालने की इजाजत देता है। जैसे कि क्या क्या वजहें हो सकती हैं? वजहें काफी हैं, जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन, बेटी या बेटी की शादी, घर बनाना हो या खरीदना हो, या फिर कोई गंभीर बीमारी का इलाज करवाना हो। अच्छा, तो ये सिर्फ रिटायरमेंट फंड नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीवन की जो बड़ी जरूरतें आती हैं उनमें भी मदद करता है। इसीलिए इसे कभी कभी लाइफ साइकिल फंड भी कह देते हैं। अगर कोई एडवांस लेता है तो वो वापस कैसे होता है? उसकी वसूली होती है नियम 917 के तहत। ये पैसा कर्मचारी के मासिक वेतन से आसान किश्तों में काटा जाता है। धीरे धीरे कटता है मतलब? हाँ, ताकि एकदम से बोझ न पड़े। और मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई, बहुत सीरियस बीमारी या कोई आपदा, क्या तब जल्दी पैसा मिल सकता है? हाँ, उसके लिए भी नियम 918 में प्रावधान है। ऐसी मुश्किल घड़ियों में प्रक्रिया पूरी करके जल्दी भुगतान की व्यवस्था है। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। ये तो सच में अच्छा है। अच्छा, और जब नौकरी खत्म होती है, रिटायरमेंट पे या कोई इस्तीफा दे दे, या मान लीजिए नौकरी से निकाल दिया जाए, तब क्या? तब कर्मचारी अपने खाते में जमा पूरी रकम ब्याज समेत निकालने का हकदार होता है। नियम 920 यही कहता है, सेवा समाप्ति पर चाहे वजह कोई भी हो, फाइनल सेटलमेंट हो जाता है। उसका पूरा पैसा उसे मिल जाता है? जी हाँ, जो भी उसके खाते में जमा है। और अगर भगवान ना करे सर्विस के दौरान ही कर्मचारी की मृत्यु हो जाए? उस दुखद स्थिति में नियम 919 लागू होता है। खाते में जमा पूरी राशि ब्याज के साथ उसके नॉमिनी को दे दी जाती है। नॉमिनी को? हाँ, या अगर नॉमिनेशन नहीं किया है तो फिर उसके कानूनी वारिसों को। यहीं पर नॉमिनेशन की अहमियत फिर से सामने आती है। हाँ, वो शुरू में जो बात हुई थी। बिल्कुल। इन नियमों में पैसे की सुरक्षा को लेकर भी कुछ खास बातें हैं। एक नियम था दिवालियापन से जुड़ा हुआ। हाँ, और वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। नियम 923। क्या कहता है ये नियम कहता है कि अगर कोई कर्मचारी दुर्भाग्य से दिवालिया मतलब बैंकरप्ट घोषित हो जाता है तो भी उसका पीएफ का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। मतलब कोई भी अदालत या उसका कोई लेनदार क्रेडिटर उस पीएफ के पैसे को जब्त या कुर्क नहीं कर सकता। वो पैसा उसी का रहेगा। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी सुरक्षा है। जी हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि बुरे से बुरे वक्त में भी वो पैसा कर्मचारी या उसके परिवार के काम आ सके। क्या इस पैसे को किसी लोन के बदले गिरवी रख सकते हैं, गारंटी के तौर पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। नियम 924 इस पर साफ मनाही लगाता है। पीएफ की रकम को न तो गिरवी रखा जा सकता है, न किसी और तरह से बंधक बनाया जा सकता है। इसे ट्रांसफर भी नहीं कर सकते? नहीं, किसी देनदारी के बदले ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। इसका मकसद है कि ये पैसा सिर्फ कर्मचारी की जरूरी जरूरतों के लिए ही इस्तेमाल हो। ये तो काफी सोचा समझा सिस्टम लगता है। अच्छा, अगर कोई नौकरी बदलता है या डेपुटेशन पर जाता है? हाँ, उसके लिए भी नियम है। नियम 922 कहता है कि अगर कोई एक रेलवे जोन से दूसरे में या केंद्र सरकार के किसी और विभाग में जाता है जहां पीएफ लागू है तो खाता ट्रांसफर हो सकता है। अकाउंट साथ साथ चलेगा? हाँ, और अगर कोई सस्पेंड होता है तो नियम 930 बताता है कि उस दौरान योगदान का क्या होगा। और अगर कोई डेपुटेशन पर बाहर जाता है, फॉरेन सर्विस जिसे कहते हैं? हाँ, विदेशी सेवा, नियम 932 के तहत वो चाहे तो रेलवे के जरिए अपना पीएफ योगदान जारी रख सकता है। अच्छा, ये सब कवर किया है। हाँ।
मान लीजिए इन नियमों को लेकर कोई झगड़ा हो जाए, कोई कंफ्यूजन हो, तो आखिरी फैसला किसका होगा? नियम 935 के मुताबिक ऐसी स्थिति में मैनेजर होते हैं या फिर रेल मंत्रालय, Right. उनका फैसला फाइनल माना जाएगा। और इन खातों की कोई जांच पड़ताल, ऑडिट वगैरह होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। नियम 936 के तहत रेगुलर ऑडिट होता है। रेलवे का अपना इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट भी करता है और भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG, उनके तरफ से भी ऑडिट होता है। CAG, मतलब बाहरी जांच भी होती है? जी हाँ, ये एक स्वतंत्र संस्था है, तो पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहती है। और अगर नियमों में कुछ बदलाव करना हो तो? वो अधिकार भारत सरकार के पास है। नियम 945, सरकार समय और जरूरत के हिसाब से इनमें संशोधन कर सकती है। और नए नियम कब से लागू होते हैं? नियम 946 कहता है कि आमतौर पर प्रकाशन की तारीख से। ठीक है। और अगर कोई बेईमानी करे, गलत जानकारी दे? उसके लिए भी प्रावधान है। नियम 942, अगर कोई जानबूझकर गलत जानकारी देता है या धोखाधड़ी करता है तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है। सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए? बिल्कुल। हमारे पास जो सवाल थे वो भी काफी चीजें साफ करते हैं। जैसे एक सवाल था कि अध्याय का नाम क्या है? हाँ, उसका जवाब था स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड रूल्स, जो नियम 901 से है। बिल्कुल। एक और सवाल था पात्रता पर, कौन कौन पात्र हैं? जिसका जवाब था स्थायी, अर्धस्थायी और कुछ अस्थायी कर्मचारी, नियम 903 वाली बात। ओह, हाँ। और वो अधिकतम योगदान वाला सवाल भी था, वेतन का 1/3, नियम 909। जी। और रनिंग स्टाफ वाला भी, कि उनके योगदान में रनिंग अलाउंस जुड़ता है, नियम 913। ये सवाल खास पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं। सही कहा। जैसे वो निकासी वाली बात, शादी, शिक्षा, घर बनाना, नियम 916। हाँ, या फिर वो कानूनी सुरक्षा वाली बात कि दिवालिया होने पर भी पैसा सेफ है, नियम 923, और गिरवी नहीं रख सकते, नियम 924। ये सवाल याद रखने में मदद करते हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो क्या निकल कर आता है? ये भारतीय रेल भविष्य निधि, ये एक अनिवार्य बचत योजना है रेलवे कर्मचारियों के लिए। पैसा कटने की दरें हैं, सीमाएं हैं, ब्याज सरकार तय करती है, खाते रेलवे देखता है। जी। और ये सिर्फ रिटायरमेंट के लिए नहीं है, बल्कि जीवन की दूसरी अहम जरूरतों, शादी, पढ़ाई, घर, बीमारी में भी काम आता है। बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ी बात, कर्मचारी के पैसे को कानूनी सुरक्षा दी गई है। वो दिवालियापन वाला नियम बहुत दमदार लगा। हाँ, वो वाकई एक मजबूत पहलू है। यहाँ एक बात और सोचने की है, ये नियम सिर्फ पैसे की सुरक्षा नहीं देते। ऐसा लगता है कि इन्हें बनाते वक्त कर्मचारी के जीवन के अलग अलग पड़ावों का ध्यान रखा गया है। ये सिर्फ सेविंग स्कीम नहीं, ये एक तरह का सामाजिक सुरक्षा का ताना बाना है जो नौकरी से जुड़ा है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या? कि भविष्य में क्या होगा? जैसे काम करने के तरीके बदल रहे हैं, लोग शायद एक जगह टिक कर नौकरी ना करें, क्या तब भी ऐसी पारंपरिक योजनाएं उतनी ही कारगर रहेंगी? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और जैसे समाज बदल रहा है, परिवार का स्ट्रक्चर बदल रहा है, क्या इन नियमों में भी बदलाव की जरूरत पड़ सकती है? ये कुछ सवाल हैं जिन पर शायद आगे विचार करना होगा। और इससे जुड़ी एक सीधी सी बात जो कर्मचारियों को याद रखनी चाहिए, अपना नॉमिनेशन हमेशा अपडेट रखें, खासकर जब जीवन में कोई बड़ा बदलाव आए, जैसे शादी हो या बच्चे हों। हाँ, ये बहुत जरूरी है, कई बार लोग भूल जाते हैं। जी। चलिए, ये वाकई एक गहरी पड़ताल थी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये सारी जानकारी रेलवे PF नियमों को समझने में काम आएगी। जरूर।